ऑयल $125 पर बैरल तक पहुंच जाए तो क्या होगा, और इंडिया का $130 बिलियन से ज्यादा पैसा सिर्फ इस ऑयल को ही इंपोर्ट करने में चला जाए तो, और अगर इसी टाइम पर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया से पैसा निकालना शुरू कर दें तो क्या इंडिया फिर से 1991 जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर सकता है? बता दें कि कुछ इकोनॉमिस्ट को अब एग्जैक्टली इसी बात का डर सताने लगा है, और वजह है वेस्ट एशिया में चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट। अभी इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है क्रूड ऑयल प्राइस। अगर वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिसरप्शन होता है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रूड ऑयल मार्च 2027 तक एवरेज $125 पर बैरल तक पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर लगभग $130 बिलियन से ज्यादा का प्रेशर आ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब होता है देश में आने और बाहर जाने वाले टोटल पैसे का हिसाब, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल फ्लोस सब इंक्लूड होते हैं। और कंसर्न की बात यह भी है कि ट्रेंड अभी से ही दिखना शुरू हो गया। पहले एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि इंडिया को $10 बिलियन सरप्लस मिलेगा, लेकिन आरबीआई के डेटा के हिसाब से सिचुएशन उल्टा हो गया। फाइनेंशियल ईयर 24 में $63.7 बिलियन सरप्लस, 25 में लगभग $5 बिलियन डेफिसिट, यानी सरप्लस से सीधा डेफिसिट में शिफ्ट। इकोनॉमिस्ट को सिर्फ महंगा ऑयल ही टेंशन नहीं दे रहा, बल्कि दो बड़े रिस्क एक साथ आ रहे हैं। पहला कि इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है क्योंकि हम अपना ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, फॉरेन कैपिटल इनफ्लोस कम हो सकते हैं या इन्वेस्टर्स पैसा निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टर्स अक्सर इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकालकर सेफर एसेट्स में शिफ्ट करते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया को कैपिटल अकाउंट डेफिसिट का भी सामना करना पड़ सकता है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 1991 के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ है। बता दें कि 1991 में ऐसा क्या हुआ था। 1991 में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी थी। उस टाइम इंडिया जितना कमा रहा था उससे ज़्यादा खर्च कर रहा था, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, फिस्कल डेफिसिट भी हाई था, और ऑयल इंपोर्ट्स ने सिचुएशन और ख़राब की थी। फिर गल्फ वॉर आया और क्रूड ऑयल प्राइसेस सडनली स्पाइक हो गए। इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल तेज़ी से बढ़ गया, साथ ही एक्सपोर्ट्स लो हो गए, रेमिटेंस कम हो गए और ग्लोबल लेंडर्स कॉशियस हो गए। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर गया और इंडिया के लिए नए लोन्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल और महंगा हो गया। तो 1991 के बीच तक सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $1 बिलियन के आसपास रह गए। सिर्फ 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए ये काफ़ी था, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इंडिया ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के ब्रिंक पर पहुंच गया था, और तब गवर्नमेंट को इमरजेंसी स्टेप्स लेने पड़े। अराउंड 67 टन्स गोल्ड गिरवी रखा गया, IMF से $2.2 बिलियन का लोन लेना पड़ा, फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए गए और इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए। लेकिन ऐसे क्राइसिस के बाद इंडिया के इकोनॉमी में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आया। उसके बाद हुआ शुरू इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज खत्म हुआ, टैरिफ कम हुए, रुपी डीवैल्यू हुआ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी ओपन भी हुई। आज की सिचुएशन की अगर हम उसके मुकाबले बात करें तो आज का इंडिया 1991 से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एज वी ऑल नो, फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी बड़े हैं, रुपी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फाइनेंशियल मार्केट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसलिए एग्जैक्टली देखिए 1991 जैसा सडन क्राइसिस आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। लेकिन इकोनॉमिस्ट फिर भी वार्न कर रहे हैं कि अगर ऑयल प्राइस $125 तक पहुंच जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लगातार डेफिसिट में जाते रहेंगे और फॉरेन कैपिटल बाहर जाने लगेगा, तो इकोनॉमी पर प्रेशर ज़रूर बढ़ सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी टेंशन है
या फिर ऑयल प्राइसेस और कैपिटल फ्लोज मिलकर इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा नया रिस्क क्रिएट कर रहे हैं? आने वाले कुछ महीने इस बात का जवाब दे देंगे।